मी पुनः येईन, मराठी में बोला गया ये वाक्य देवेंद्र फडणवीस का था, जो खूब वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। और जब चुनाव के नतीजे आए महाराष्ट्र के, तो उनका वाक्य सही है, मगर इस वाक्य के मायने पूरे तब होंगे जब वो मुख्यमंत्री बनकर महाराष्ट्र में वापस लौटें। तो अब महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही बन रहा है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, या एकनाथ शिंदे जो पिछली बार बने थे मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए वो होंगे, या अजीत पवार जैसा कि उनके समर्थक दावा कर रहे हैं वो होंगे। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच फिर से एक बार से देवेंद्र फडणवीस का जो बयान है, जो उनका वीडियो था, वो फिर से मौजूद हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था, मेरा पानी उतरते देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। तो क्या मुख्यमंत्री बनकर वापसी होगी कि नहीं होगी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी कुबूल जी। कुबूल जी, आप भी जान रहे हैं सबसे बड़ा मसला इसमें महाराष्ट्र में यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि सरकार तो क्लियर हो गई है बड़े मैंडेट से, और एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्राइक रेट से तीनों पार्टियों ने, जो उनका गठबंधन था महायुति, महाराष्ट्र में वापसी की है। अब स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखेंगे तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा और 89% स्ट्राइक रेट से 132 सीटें जीती। शिवसेना ने 79 पर चुनाव लड़ा और 72% स्ट्राइक रेट के साथ 57 सीटें जीती। वहीं एनसीपी जो अजीत पवार वाली है वो 53 सीटों पर लड़े थे और 77% स्ट्राइक रेट से 41 सीटें जीती। तो अगर स्ट्राइक रेट से देखेंगे या परफॉर्मेंस के लिहाज से देखेंगे तो तीनों की ही दावेदारी है। अब दावेदारी में बात की जाएगी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के लिए कौन नाम सबसे बड़े दावेदार हैं, तो बीजेपी से आप देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस ही हुए। एकनाथ शिंदे का जाहिर सी बात है कि उनका दावा रहेगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। घोषित चेहरा नहीं था, मगर घोषित चेहरा, उनका लीडरशिप सभी लोग मान रहे थे कि उन्हीं की थी। भाई, नेतृत्व जो है मुख्यमंत्री का ही होता है, उनकी थी। और अजीत पवार, जिनका इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, 30 साल से विधायक हैं, 7 साल लगभग डिप्टी सीएम रह चुके हैं और तमाम भूमिकाओं में रह चुके हैं, महाराष्ट्र में मजबूत दखल रखते हैं, शरद पवार के भतीजे हैं, तो उनका दावा भी है। और उनके समर्थक, सभी के समर्थक अपनी अपनी मीटिंगों में, अपने अपने मौके, जब मीडिया का माइक सामने आ रहा है, दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। सबसे पहले बात मुझे लगता है बीजेपी के मुख्यमंत्री के बारे में करनी चाहिए कि बीजेपी में कौन से नाम चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा है, मगर बीजेपी के बारे में हाल में ये भी देखा गया है कि जिसका नाम चलता है, ज़्यादा चलता है, खबरों में रहता है, वो नहीं बनता है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की बात थोड़ी दूसरी हो जाती है। वो बात अलग है कि हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक अलग प्रयोग देखा था। तो क्या महाराष्ट्र में वैसे कुछ होने जा रहा है? देखिए सौरभ जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरप्राइज करके चौंकाती रही है अपने फैसलों से। आपने जिन 3 राज्यों की बात किया, वहां तो ये देखने को मिला ही है। तमाम राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे, राजस्थान को लेके, मध्य प्रदेश को लेके, छत्तीसगढ़ को। लेकिन जब अमित शाह और मोदी जी की जो टोकरी से नाम निकला, उसको लेके हर आदमी जो है चौकन्ना हो गया था। मोहन यादव का नाम कहीं दूर तक नहीं था, लेकिन आया। भजनलाल शर्मा के बारे में लोग सोच ही नहीं रहे थे। पहली बार वो विधायक बने और पहली बार ही मुख्यमंत्री बने। इसी तरह से महाराष्ट्र में 2014 में भी जब चुनाव नतीजे आए तो देवेंद्र फडणवीस पहली बार विधायक बन के आए थे। उससे पहले वो नगर निगम के नागपुर के मेयर थे। और जब पहली बार विधायक बने, पहली बार विधायक बनते ही उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में लंबी फहरिस्त थी मुख्यमंत्रियों के, वरिष्ठ नेताओं के, दिग्गज रेस में थे। आप समझिए, उन सब को पिछाड़ के उस वक्त फडणवीस जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। उसके बाद निश्चित तौर पे आप देखें कि फिर वो जिस तरह की राजनीति दोबारा भी जनादेश भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलायंस को ही मिला था। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान हुई, ऐसे में फडणवीस ने शपथ जरूर ली अजीत पवार के जरिए, लेकिन महज 4 दिन तक ही मुख्यमंत्री रहे और सदन में बहुमत साबित करने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस बार क्या है, इस बार जिस तरह के लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का जनादेश लोकसभा चुनाव का था, वो कहीं ना कहीं बहुत तमाम सवाल खड़े कर रहा था। ऐसी स्थिति में फडणवीस ने पूरी जिम्मेदारी और वो इस्तीफे की उन्होंने पेशकश भी कर दी थी। तमाम चीजें कोशिश वो करने लगे थे, लेकिन जिस तरह के वो मोर्चा संभाले रहे, तमाम राजनीतिक गणित गांव पे सब कुछ किया और माहौल को बदला। निश्चित तौर पे इस बार की प्रचंड जीत है, उसका जो श्रेय स्टेट लीडरशिप में किसी को जाता है तो वो फडणवीस को जाता है। और इस श्रेय को खासतौर से तब जब जीत के नतीजे आने के बाद पीएम मोदी ने उनको बधाई दी, अमित शाह ने बधाई दी, तो उससे जाहिर होता है कि नहीं, इस बार के जीत के नायक
कहीं ना कहीं जो है फडणवीस हैं। इसीलिए फडणवीस को लेके सीएम पद की दावेदारी की जा रही है या तमाम चर्चाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी में तमाम नेता फडणवीस के नाम को लेके बात कह रहे हैं। लेकिन ये भी बात है कि उनके उनके नाम के पोस्टर भी महाराष्ट्र में, मुंबई में तमाम जगह पे लगा दिए गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पे। लेकिन एक बात विनोद तावड़े ने चुनाव के दौरान कही थी, जब विनोद तावड़े के सीएम के नाम पे आया था, उन्होंने कहा जिसके नाम की ज्यादा भाजपा में चर्चा हो जाती है वो सीएम नहीं बनता। जी। एक बात। अब यहां से बात आती है, क्या वाकई फडणवीस नहीं बनेंगे? मुझे लगता है कि आपको अगर सौरभ भाई याद होगा 2019 में जो चुनाव नतीजे आए थे, नतीजे आने के बाद अगर फडणवीस के लिए सबसे बड़ी बाधा यही बनी थी कि महाराष्ट्र के जो मराठा नेता थे तमाम, जो बीजेपी में थे, सब वो एकजुट हो गए थे। उन्होंने कहा नहीं, अब 10 साल तक जो है गैर मराठा सीएम बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि फडणवीस ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। और अब तक जो है आप देखें तो महाराष्ट्र में ये बहुत मराठों को, और उसी का नतीजा था कि यह तमाम राजनीतिक घटनाक्रम आपको देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बाधा फडणवीस की राह में बहुत बन सकती है, एक चीज। दूसरी तरफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई भी दावा नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर संघ की पसंद होगी और स्टेट लीडरशिप की, तो उसमें फडणवीस का कोई काट नहीं है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई बाधा आती है, किसी तरह का राजनीतिक समीकरण गड़बड़ाता है, तो मुझे लगता है कि किसी ओबीसी को ही सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाएगा। और उसमें मुझे 2 नाम उभर के आते हैं, अगर मैं नाम की चर्चा करूं। एक नाम जो आता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का आता है, जो महाराष्ट्र के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, चंद्रशेखर बावनकुले जी। जी, जो विदर्भ से आते हैं, और विदर्भ में इस बार जिस तरह के नतीजे रहे हैं वो बड़ी वह है। दूसरा जो नाम आता है वो विनोद तावड़े का। हाँ। विनोद तावड़े बहुत जो है वो ट्रम्प कार्ड। आप सोचिए, विनोद तावड़े वो नेता हैं जिनका पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट काट दिया जाता है, और वो मंत्री रहते हैं। महाराष्ट्र के जो ओबीसी लीडरशिप है उसके चेहरे हुआ करते थे। वो गोपीनाथ मुंडे के साथ और एकेनाथ खड़गे के साथ मिलकर वो ओबीसी की राजनीति को बढ़ा रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर। लेकिन टिकट काटने के बाद कोई तरह का विरोध नहीं करते, आते हैं और सीनियर लीडरशिप के जो है साथ उनके बेहतर तालमेल हो जाते हैं तमाम राज्यों में। और जिस तरह से वो केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास पिछले कुछ दिनों में जीते हैं, उसके तहत मुझे लगता है कि विनोद तावड़े एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं बीजेपी के। अगर होता है, मुझे लगता है कि ओबीसी को लेके मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री होगा वो ओबीसी समुदाय से होगा। ओबीसी समुदाय के बीच संदेश देना होगा तो विनोद तावड़े एक बड़ा नाम है, जिनका नाम उछलकर सामने फलक पर आ रहा है। मगर वही है कि चर्चा जिसकी ज्यादा है वही खतरे में है, ये वाली बात। लेकिन उसके लिए एक बात और है कि आप देखेंगे कि करेक्शन मैं और करना चाहूंगा कबूल जी, आपने शुरू बोला था कि 2014 में पहली बार देवेंद्र फडणवीस विधायक बने थे, 2009 में पहली बार विधायक बने थे, 14 में दूसरी बार बने थे जी। दूसरी बात विधायक बन के आते हैं, और मतलब एक तरह मैं कहना को पहला ही टर्म उनका होता है, तरह से एक ही विधानसभा कार्यकाल होता है, दोबारा वो जो है मुख्यमंत्री बनता है। तो ये बड़ा एक अहम वो होता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कोई इतने बड़े बड़े नेता रहते हैं, नितिन गडकरी जैसे नाम रहते हैं। उस वक्त अगर गोपीनाथ मुंडे खत्म हो जाते तो बहुत बड़ा नाम था गोपीनाथ मुंडे का जी। तमाम जानकार तो कबूल यही कहते हैं कि अगर गोपीनाथ मुंडे जीवित रहते तो बहुत बड़ी बात नहीं कि वही मुख्यमंत्री हुए होते 2014 के बाद, जो यही बात मैं कह रहा हूँ। तो गोपीनाथ मुंडे थे, तो मुझे लगता है कि उस वक्त जो ओबीसी राजनीति को दरकिनार, आप देखिए कि इस बार चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत का एक ट्रम्प कार्ड साबित हुआ है, खासतौर से मराठा राजनीति में, तो जो ओबीसी समीकरण था, बीजेपी का जो ओबीसी माधव फार्मूला था, वो काफी ना काफी हिट रहा है। इस बार जो है वो मराठवाड़ा से लेके विदर्भ तक, आप पश्चिम महाराष्ट्र तक जो बीजेपी को जीत मिली है, उसमें ओबीसी वोटरों की बहुत अहम भूमिका रही है। तो मुझे लगता है ये समीकरण को देखते हुए बीजेपी ओबीसी को इग्नोर करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा महाराष्ट्र में खासतौर से। लेकिन ये भी है बीजेपी के लिए कि जो उसके लिए एक संकट मोचन रहा है, जो उसके लिए पिछले 10 साल से चुनावी कमान मतलब एक तरह से पार्टी के लीडरशिप को एस्टेब्लिश किए हुए हैं, क्या उसको इग्नोर करेंगे? तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक फार्मूला भी बन सकता है सौरभ भाई, कि फडणवीस को, क्योंकि बीजेपी में नए अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, तो हो सकता है ऐसा कि उनको संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा पद दिया जा सके। ठीक बात बोली कबूल जी। एक बड़ा सवाल ये भी चल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे या फिर बीजेपी का जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होना है उस पर
उनके नाम की मुहर लगेगी। ये एक बड़ा सवाल। एक फॉर्मूला और मैं देख रहा था मीडिया में चर्चा में है कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला हो सकता है, जिसके तहत देवेंद्र फडणवीस अभी मुख्यमंत्री बनेंगे और अगले 2.5 साल एकनाथ शिंदे बनेंगे। उस 2.5 साल में देवेंद्र फडणवीस केंद्र की राजनीति में आ जाएंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में उनको देखा जा सकता है। इस तरह की बातें भी हो रही है। एक फॉर्मूला ये भी चल रहा है कि एकनाथ शिंदे, क्योंकि जो मराठा आंदोलन, आरक्षण आंदोलन हमने देखा लंबे समय तक, वो देवेंद्र फडणवीस को ही कहीं ना कहीं केंद्र में लेते हुए एक इस तरह की भी बात भी नैरेटिव चला कि उनको केंद्र में लेते हुए बना, तो कहीं फिर से वैसी स्थितियां ना आए इस लिहाज से, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा भी गया, तो क्यों ना एकनाथ शिंदे को ही जो बिहार वाला फॉर्मूला है उसके तहत मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाए। तो फॉर्मूले तो आप देखिए कई सारे चल रहे हैं, मगर सबसे बड़ा जो अभी चर्चा है वो यही है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति थोड़ी जटिल राजनीति है। वहां आपके साथ 2 अलायंस पार्टनर भी हैं, और जिस तरीके से पिछले 10 साल में घटनाक्रम रहा है, कई पार्टियां इधर से उधर, कई नेता इधर से उधर हुए हैं, वैसे में बीजेपी ये बात जरूर चाहेगी कि कोई उसका ऐसा नेता राज्य का नेतृत्व संभाले जिसको ये पूरा जो गेम है, नंबर गेम है, जो अलग अलग पार्टीज हैं, इनको साथ में लेकर चलने की, इनको होल्ड रखने की, इनको दबाव में रखने की क्षमता हो। तो वैसे में किसी नए नाम के साथ बीजेपी जाएगी कि नहीं जाएगी, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, ये बात जरूर है कि महाराष्ट्र की जिस तरह की राजनीति रही है, जिस तरह से महाराष्ट्र में लोगों की रातों रात और सुबह होते ही जो इससे विचारधारा बदल जाती है और अचानक पार्टी में बदलाव दिखता है, उसको देखते हुए निश्चित तौर पे महाराष्ट्र की राजनीति को साधना, यार उस ऐसे लीडरशिप की तलाश करना निश्चित तौर पे बहुत बड़ी बात है। हमने देखा है कि शरद पवार ने कैसे अपने राजनीतिक गुरु को ही फटकरी देके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज हो चुके हैं। तो सिंधे जैसे नेता जो उद्धव ठाकरे के सानिध्य में रहे, उन्होंने कैसे उद्धव ठाकरे का तख्ता पलट कर देते हैं। शरद पवार की राजनीति की जो है एबीसीडी सीखने वाली, उंगली पकड़ के राजनीति में एबीसीडी बढ़ के आगे उनकी प्रयोगशाला में आगे बढ़े, वही अजीत पवार कैसे अपने चाचा को मात दे के आके यहाँ डिप्टी सीएम बन जाते हैं। तो महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर ऐसा नेता चाहिए। और पिछले 3-4 दशक में आप देखें सौरभ भाई, तो आप देखेंगे कि फडणवीस एक नेता रहे हैं जो किस तरह से पिछले 5 साल का कार्यकाल उन्होंने चलाया था मुख्यमंत्री के तौर पे। उसके पीछे एक कारण बहुत जरूर रहा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का होना, मोदी शाह जैसी लीडरशिप स्टेब्लिश होना भी एक बड़ा कारण रहा है, जिसकी वजह से फडणवीस बेहतर तरीके से चला ले गए। लेकिन एक बात जरूर है, इसके साथ साथ आपने एक बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल किया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सीएम थे, उनके चेहरे पर लगा गया था। तो सौरभ भाई, उस वक्त की परिस्थितियां थोड़ा सा अलग रही हैं। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को उद्धव ठाकरे के साथ हिसाब बराबर करना था, तो इसलिए भी शिंदे को सीएम बनाने का दांव चला। सैनिकों को एक संदेश देना था कि देखिए, अगर हमको मुख्यमंत्री हमने प्रॉमिस किया होता तो हम उद्धव ठाकरे को बना देते। अगर आपको यकीन नहीं तो देखिए, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना रहे थे। जब एकनाथ शिंदे को बना सकते थे तो उद्धव ठाकरे को भी बना सकते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बात प्रूव करने के लिए ये मुझे लगता है दांव चला, और जो नतीजे हमारे सामने हैं उसमें वो दांव कामयाब होता दिखा। निश्चित तौर पे मैंने ही कहा, लेकिन आज की स्थितियां बदली हैं। बड़े अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है बहुमत, भले ही आत्मनिर्भर अपने दम पे बहुमत हासिल नहीं कर पाई हो, लेकिन बहुमत के एकदम कगार पे आगे खड़ी हो गई है। बिल्कुल। अगर सिंधे भी इस वक्त, अगर सिंधे जिद करते हैं, अगर अलग होते हैं, तो ऐसा नहीं कि सरकार में कोई संकट आ जाएगा। अजीत पवार तो बने हुए हैं उतने ही विधायकों के साथ में, दूसरा है निर्दलीय भी है बड़ी संख्या में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई भी कदम इस वक्त नहीं उठाना चाहेगी, क्योंकि उसको राजनीति में देना है कि हम अपने सहयोगियों के साथ एक समन्वय बना के चलते हैं, उनको साथ में लेके चलते हैं। हमें राजनीति में पद नहीं है। जैसा आपने एक शब्द कहा कि बिहार में नीतीश कुमार को ऑफर किया, दे के सरकार चलाया है, यहां भी कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐसा कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि बिल्कुल वही वाली बात है कि नीतीश कुमार तो बिहार में मजबूरी भी थे, बिना उनके सरकार बनाई भी नहीं जा सकती थी किसी भी स्थिति में। और चेहरे के तौर पर भी देखेंगे तो नीतीश कुमार एक बड़ा फेस रहे हैं लंबे समय, बड़े गुणा गणित के बीच लगातार मुख्यमंत्री बने रहे हैं। और अगर आप बीजेपी के नेताओं से बात करिए तो कहीं ना कहीं वो उस स्थिति को लेकर सहज रहते नहीं है। उनको लगता है कि बड़ी पार्टी वो है, उनका मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो महाराष्ट्र में भी वही था कि 2.5 साल से जो बीजेपी के नेता वो सहज नहीं थे। थोड़ा सा बिहार की स्थिति और है। बिहार में कोई ऐसा अलायंस बन भी नहीं सकता बीजेपी के साथ। नीतीश कुमार के अलावा आरजेडी आ नहीं सकती, कांग्रेस आ नहीं सकती। वहां जो 2 और प्लेयर हैं उसमें से कोई आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि पूरी राजनीति जो है लालू यादव की, वो बीजेपी के विरोध की रही है, पूरी बीजेपी की रही है। उस तरह की वो राजनीति नहीं करते। लेकिन आप देखिए यहाँ पे
महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की जो अपनी राजनीति है, चाहे वो शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, या फिर एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, ये अलग तरीके की राजनीति करते हैं। वहां सिर्फ अगर बीजेपी के साथ कोई नहीं जा सकता, वो कांग्रेस है। कांग्रेस के अलावा कोई भी पार्टी किसी के साथ भी जा सकती है, बीजेपी कांग्रेस का अलायंस नहीं हो सकता बस महाराष्ट्र में। इसके अलावा किसी का क्या हो सकता है? तो बिल्कुल। महाराष्ट्र में दूसरा, स्थिति इस तरह आपने की जो थी। एक बात बोली कि जो पिछले 5 साल में जनता ने तोड़फोड़ देखी, सुबह उठकर विधायक की, नेता की विचारधारा चेंज हो जा रही है, ये होते देखा, तो एक नाराजगी महाराष्ट्र की जनता में थी। इसीलिए उन्होंने एक निश्चित क्लियर तौर पे मैंडेट दिया। ये समझ में नहीं आ रहा था, जनता थोड़ा कंफ्यूज थी, वोकल नहीं थी कि वो किसको क्लियर मैंडेट देने वाली। पर जब अब मैंडेट सामने है तो समझ में आ रहा है कि अब उसने महायुति को चुना और एक बड़ा मैंडेट दिया। अब अगर इसमें तोड़फोड़ होती है, इसमें कोई नहीं इधर नहीं, उधर जाता है, तो अब महाराष्ट्र की सौरभ जनता भाई, निराश होगी। ये मुझे सौरभ लगता है भाई कि बीजेपी बीजेपी समझ ने, रही होगी। सौरभ भाई बीजेपी ने या जो लोगों ने वहां जो मांगा, जनता ने वो दिया है। अब जब अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति में भी अपना सीएम नहीं बनाती है और किसी तरह की जो है बीच में सरकार लड़खड़ाती है या कुछ होती है, तो उसकी जवाबदेही भी भारतीय जनता पार्टी को ही होगी। तो सवाल यही है, ऐसे में बीजेपी क्या, जब जनादेश उसके मनमाफिक मिला हुआ है, ऐसे में क्या बीजेपी थाल में सजा के सिंधे को मुख्यमंत्री की जो है थाली सजा के दे देगी? मुझे लगता है कतई नहीं देगी, क्योंकि बिल्कुल। भारतीय जनता अब पार्टी आपका ये इसी। जो जवाब है उसके साथ एक सवाल भी खड़ा होता है कि थाल में सजा के नहीं देगी एकनाथ शिंदे को, तो फिर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इन दोनों का होगा क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों ही बड़े नेता हैं। अगर आप एक्सपीरियंस के लिहाज से देखेंगे तो दोनों ही का दावा भी है, उनके समर्थक, उनके रिश्तेदार भी इस बात का दावा कर रहे हैं लगातार कि दोनों को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का क्या भविष्य होगा? अजीत पवार तो चलिए डिप्टी सीएम थे, दावेदारी जरूर है, मगर एकनाथ शिंदे तो सीएम थे। अब देखिए सौरभ भाई, एक चीज है, पहले हम ये अजीत पवार पे आते हैं। अजीत पवार ने निश्चित तौर पे, उनकी पार्टी के नेता ने उनको मुख्यमंत्री के तौर पे कहा है और दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन अजीत पवार को बीजेपी की सरकार बनाने में और उसकी बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाने में कोई हर्ज नहीं है। अजीत पवार इसके लिए रजामंद हैं। अजीत पवार चाहते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के बजाय बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, जी। और वो चाहते हैं कि इस सरकार से सिंधे अलग भी हो। मैं आपको बता रहा हूं, वो चाहते हैं कि अजीत पवार और बीजेपी की केमिस्ट्री बन जाए, ताकि वो ऐसी स्थिति में ज्यादा बार्गेनिंग पावर में रहेंगे। अजीत पवार ऐसी स्थिति में ज्यादा ताकतवर रहेंगे। अगर हालांकि सिंधे की बीजेपी ऐसा सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि एकनाथ शिंदे नाराज हो, कहीं जाएं, फिर से शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है उसको रिवाइवल का मौका मिले। तो ऐसी स्थिति होने के मैं चांस तो कम नहीं नहीं। करेगी। लेकिन मैं अजीत पवार की बात बता रहा हूं। अजीत पवार, एक तो अजीत पवार चाहते हैं कि वो खुद अपनी ताकत से, अजीत पवार क्यों आए थे सरकार? अजीत पवार यही आए थे कि उनको उम्मीद थी कि हम आएंगे तो कहीं ना हो सकता है, जैसे सिंधे को मुख्यमंत्री बना दिया गया, आज नहीं तो कल अगर परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद हमारी एक बाकी रहेगी। एक चीज तो ये। दूसरी बात आप देखिए कि बीच में आप देखिए पिछले 2.5 साल में इस तरह की बातें पिछले 1.5 साल के अंदर कई बार हुई कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है महाराष्ट्र में। अब बात आती है कि अजीत पवार क्या होगा। अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनने से के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने 9-10 मंत्री के साथ बन जाएंगे। दूसरी बात आती है सिंधे के साथ। ये बात जरूर है कि सिंधे को इग्नोर करना और उनको कैसे मनाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये चुनाव सिंधे के मुख्यमंत्री के रहते हुए चुनाव लड़ा गया है। निश्चित तौर पे सिंधे को जो है सीएम प्रोजेक्ट न किया गया हो, लेकिन शिवसेना के विधायक या नेता ये बात कह रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री काल में लड़ा गया है। जो मैंडेट आया है वो 2.5 साल का जनादेश पे, जो 2.5 साल का कार्यकाल है उसके आधार पे आया है। तो ये पूरी तरह से हक जो कुर्सी का बनता है, मुख्यमंत्री कुर्सी का, वो सिंधे का बनता है। और सिंधे भी जो चुनाव से पहले तक अपने आप को ये कह रहे थे कि हम सीएम की रेस से बाहर हैं, अब वो सीएम की रेस पे मुंह घुमाते फिर रहे हैं, उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। कल विधायक दल की बैठक के बाद जब निकले, पत्रकारों ने उनसे पूछा तो सौरभ भाई उन्होंने यही कहा। उस पर जब सवाल पूछा गया तो उस पर जवाब उन्होंने नहीं दिया, उसको मुंह जो है ड्राइवर के इशारे से मुंह घुमा दिया। आप समझ सकते हैं कि कैसे स्ट्रेटजी चल रही। सिंधे भी मुख्यमंत्री, लेकिन एक बात जरूर है, मुझे लगता है कि जो आपने एक कहा, मैं ये बात नहीं मान सकता हूं कि 2.5 साल के फार्मूले पे भारतीय जनता पार्टी जाएगी। एक चीज, भारतीय जनता पार्टी फुलफिल अपना सीएम बनाएगी 5 साल के लिए। मुझे लगता है कि सिंधे को केंद्रीय राजनीति में लाया जा सकता है उनको और ऐसे में उनके बेटे को डिप्टी सीएम या उनके किसी भरोसेमंद नेता को डिप्टी सीएम के तौर पे बैठाया जा सकता है। मुझे लगता है एक सामंजस्य ये बनाने की कोशिश होगी। दूसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। जब पिछली बार फडणवीस को ये, जब खासतौर सिंधे जो शिवसेना से आए थे, उस वक्त ये लग रहा था फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे।
किसी को दूर तक इल्म नहीं था कि एकनाथ शिंदे सीएम बन जाएंगे। सब ये कह रहे थे एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हो, जी। ये किसी को इल्म नहीं था। लेकिन जिस दिन शपथ होनी थी उस दिन जब डिप्टी सीएम का आया तो सारे लोग जो है अचंभित हो गए कि ये क्या हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी कर सकती है। सिंधे को बनाए रखने के लिए, मैसेज देने के लिए वो सिंधे को सीएम पद दे सकती है। दूसरी तरफ जो है, अगर फडणवीस इस बार डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, फडणवीस बनेंगे तो सीएम बनेंगे, ये तो बात सिंधे की हमको राजनीति लगता में है रहेंगे। साफ क्लियर लगती है कि हाँ, देवेंद्र फडणवीस तो मुझे लगता है इस बार डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं नहीं बने। होंगे। वो भले केंद्र में कोई भूमिका उनके लिए तय हो जाए, वो उधर निकल लें या मुख्यमंत्री ही बने, यही दो संभावनाएं नजर आती हैं ज्यादा। हाँ। और दूसरी बात यह है कि खास तौर से कि मुझे लगता है कि अब बनेंगे, अगर सीएम कोई फडणवीस को बनना होगा तो फडणवीस ही सीएम बनेंगे। अगर फडणवीस नहीं बनते तो केंद्र की राजनीति में आ जाएंगे। फिर सिंधे के साथ कोई महाराष्ट्र की राजनीति का कोई चेहरे को स्टेब्लिश किया जा सकता है अगर सिंधे को सीएम बनाया जाता है तो। लेकिन मुझे लगता है सिंधे को सीएम नहीं बनाया जाएगा। और ये कहा जा सकता है किसी सिंधे से वरिष्ठ नेता को भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बना के उनके सानिध्य में एकनाथ शिंदे को रख सकती है। लेकिन एकनाथ शिंदे क्या डिप्टी सीएम के लिए एग्री होंगे? तो भारतीय जनता पार्टी कह सकती है जब फडणवीस आपके कार्यकाल में, वो मुख्यमंत्री रहते हुए आपके कार्यकाल में डिप्टी सीएम रह सकते हैं, तो आप भी तो रख सकते हैं। ये चीजें मुझे लगता है बैलेंस बनाने की कोशिश होगी। इसीलिए सबकी नजर इसी बात पे टिकी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता कौन चुना जाता है। जैसे ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा वैसे ही तस्वीर मुख्यमंत्री से साफ हो जाएगी। और वो अगर फडणवीस चुने जाते हैं विधायक दल के नेता, तो ये सौरभ भाई मान लीजिए कि फिर फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। अगर कोई और चुन लिया जाता है तो फिर जो है एक बार सीएम को लेके पेंच फंसेगा और फिर देखा जाएगा क्या फार्मूला भारतीय जनता पार्टी तय करती है। बिल्कुल, अब सबकी नज़र इसी पर है कि विधायक दल की मीटिंग बीजेपी की जो होनी है उसमें क्या निर्णय होता है। जिस तरीके से हमने पिछले 3 राज्यों में देखा कि नए चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने लॉन्च किए, क्या वैसा कुछ होता है? देवेंद्र फडणवीस जिनका सबसे ज़्यादा नाम चल रहा है बीजेपी के अंदर, जिनका माना जाता है कि संघ में भी उतना ही समन्वय है जितना बीजेपी के अंदर है, तो क्या उनको वापसी मुख्यमंत्री के तौर पर करने का मौका मिलेगा? या एकनाथ शिंदे जिनका दावा है कि भाई मैं पिछली बार से ज़्यादा विधायक लेकर इस बार आया हूं और जितना शिवसेना दोनों मिलकर थी उतना मैं अकेले उससे ज़्यादा सीटें लेकर आया हूं, तो उनका भी अपना दावा है। उनका दावा, उनके समर्थकों का दावा ये भी है कि उनके द्वारा जो उनके दिमाग की उपज थी लाडली बहन योजना, उसकी कामयाबी की वजह से ही जो है इतना बड़ा मैंडेट मिला है, तो उनका इस बात पर भी दावा है। बाकी जैसा कि कबूल जी कह रहे थे कि भाई अजीत पवार ज़रूर चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे इस बार ना बने, बीजेपी का ही बन जाए, उनके लिए वो ज़्यादा बेहतर स्थिति रहेगी कि उनके पास बार्गेन करने की। और उनको जो लगता है कि भाई कि एकनाथ शिंदे मेरे बराबर के हैं तो वो दोनों लोग डिप्टी सीएम, तो वहाँ सामंजस्य रहेगा। बाकी बीजेपी है, जब तक कोई निर्णय हो ना जाए कबूल जी, जब तक नाम सामने ना आ जाए तब तक जो है कुछ भी कन्फर्म कहना बड़ा मुश्किल काम है। मगर नाम जो चल रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही, वो हमने बताने का प्रयास किया। जी कबूल जी। एक और चीज है सौरभ भाई कि भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह चौंकाया भी, तो हरियाणा में रिपीट भी किया है सौरभ भाई। हाँ, हरियाणा बिल्कुल। में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नतीजे आने के बाद खास तौर से वो टर्म था। लेकिन क्या देखिए आप, हरियाणा में 2 महीने पहले, 3-4 महीने पहले वो मुख्यमंत्री बनते हैं, लोकसभा चुनाव होता है, बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती। लेकिन विधानसभा चुनाव में पूरा माहौल ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता चली जाएगी। ऐसे में सत्ता वापसी होती है और तमाम लोग बीजेपी में दावेदारी करते हैं कि हम सीएम होंगे, हम सीएम होंगे। आप देख राव इंजीत से लेके अनिल विज तक दावेदारी कर देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा की जो पसंद बनते हैं वो नायब सिंह सैनी ही बनते बिल्कुल हैं। नायब सिंह सैनी बनते, क्योंकि भाई विधानसभा चुनाव में उनके चेहरे पर लड़े थे, उनका चेहरे के तौर पर जीते, जो हारा सा चुनाव लग रहा था उसको निकाला। फिर नायब सिंह सैनी आप नैरेटिव के लिहाज से देखिए तो ओबीसी हैं, तो वो नैरेटिव के लिहाज से भी उनको फिट बैठता है। आप देखिए हरियाणा में, उसके अलावा आप मनोहर लाल खट्टर को मत भूलिए, उनके बड़े प्रिय और खास और शिष्य रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर रहा। तो नायब सिंह सैनी के बनने के पीछे कई सारे फैक्टर थे और जिस तरह के नतीजे आए वहां लग भी रहा था कि उन्हीं के नाम पर रिपीटिशन होगा। मगर महाराष्ट्र की स्थिति थोड़ी दूसरी हो जाती है। जी नहीं, महाराष्ट्र की स्थिति दूसरी हो जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ एक और चीज है। देखिए यहाँ सीएम के साथ बीजेपी को अपना अध्यक्ष भी चुनना है। प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है। आप देखिए मैं कई चीजें, विनोद तावड़े बहुत दिन से जो है एक तरह से वेटिंग में हैं, तो बहुत सारी चीजें अभी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र की राजनीति में ब्राह्मण सीएम बना के एक बार देख चुकी है,
अब बीजेपी है उस तरह की चीजों में नहीं जाना चाहती। फडणवीस के दौर में मराठा आंदोलन जिस तरह से उग्र हुआ, जिस तरह से बढ़ा, आपने देखा होगा उस वक्त कई लड़कों ने जाने दे दी थी, जी। आग लगा हुआ था, कई दिन तक धरने चल रहे थे। तो मुझे लगता है कि और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी जात की और आरक्षण की पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहती है, उसमें हाथ नहीं डालना चाहती। उसको लगता है कि अगर एक नाथ मतलब फडणवीस बनते हैं तो मराठा जो समुदाय है, क्योंकि वो बड़ी संख्या में है, वो उग्र होने की संभावना ज्यादा है। तो ऐसे में उनको साधे रखने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए कोई ऐसे सीएम को बनाया जाए जो संतुलन बनाए रख सके। मुझे लगता है ओबीसी को बना के ये होगा कि मराठा आंदोलन उसका रास्ते तय होंगे। अगर आरक्षण देना भी होगा तो एक ओबीसी के हाथ से अगर होगा तो ज्यादा होगा। एक नाथ शिंदे मराठा थे, अगर मराठा ही मराठा को आरक्षण दे देता तो ओबीसी की नाराजगी ज्यादा हो जाती। तो मुझे लगता है इस तरह की भी टर्म भारतीय जनता पार्टी सोच रही होगी। बिल्कुल, बहुत सारी आरएसएस भी। चीज़ें आपने ठीक बोला कि बहुत सारी चीज़ें इस समय जो बीजेपी के हुक्मरान हैं उनके दिमाग में चल रही होंगी। तमाम फैक्टर्स देखे जा रहे होंगे कि किस नेता को बनाने पर क्या संदेश जाएगा और उस संदेश के जरिए 5 साल कार्यकाल कैसा रहेगा। और जनता की जो लोकसभा चुनाव है, सौरभ भाई, लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए हैं, जिस तरह का नैरेटिव विपक्ष ने संविधान, आरक्षण, ओबीसी को लेके मुद्दे को घेरती रही है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोटों का इस्तेमाल करती है, ओबीसी को कुछ देती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में सौरभ भाई ओबीसी के जरिए ही आगे बढ़ी है। उसने अपनी जड़ें ओबीसी के जरिए में जमाई है। इस बार विदर्भ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, जिस तरह से कांग्रेस पूरी तरह से हारी है विदर्भ में, और जहां से कांग्रेस को 50 सीटें जीतने की उम्मीद थी, वहां कांग्रेस की क्या स्थिति हुई। नाना पटोले महज 250 वोट से जीतते हैं। तो आप समझ सकते हैं 2, 250, 300 वोटों से तो किस तरह की स्थितियों में चुनाव वहां कर रहा है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय, जाति, महाराष्ट्र के संतुलन भी साधने की जरूरत है। दूसरी तरफ यह है कि ऐसे नेता को सीएम बनाना है जो संघ के बैकग्राउंड से आएंगे, संघ की रजामंदी, क्योंकि महाराष्ट्र जो है संघ का मुख्यालय है और वहां उसकी मर्जी के बिना इस बार जिस तरह संघ ने रोल प्ले किया है वो भी। दूसरा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू वोटों की ध्रुवीकरण के लिए तमाम कटोगे, एक होगे रहोगे तो सेफ, कटोगे तो बटोगे, वोट जिहाद जैसे नैरेटिव को गढ़ा है, उस चीज को भी पे खरा उतरता हो, ऐसा चेहरा भी हो। तो कई चीजें जो आपने कही ना सौरभ भाई, तो कई चीजें भाजपा में चल रही होंगी। सीएम के तौर पे संघ का बैकग्राउंडर होना बहुत जरूरी है, मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री के लिए। तो ये तमाम चीजें जैसे, इसीलिए कोई दाग वाला छवि ना हो महाराष्ट्र की राजनीति में। उसका कहीं बिल्डर लॉबी या इंडस्ट्री लॉबी, उस तरह की लॉबियों के साथ भी संपर्क ना रहा हो। वहां पे गैंगवार भी बहुत ज्यादा है, उसके साथ किस तरह से उसको साधेगी। पिछले दिनों देखा गया बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, एक और हो गई। तो ये तमाम चीजें हैं, उन चुनौतियों से निपटना है। दूसरा है लाडली बहना योजना जो बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड हुई है, किसानों का भी एक बड़ा मुद्दा है। तो इन तमाम चीजों के साथ बैलेंस बनाने बिल्कुल वाले चेहरे की जरूरत है। बिल्कुल, तो और बैलेंस भाई, कैसे बनता है, बीजेपी और उसके जो साथी घटक दल हैं वो किनका नाम तय करते हैं महाराष्ट्र पर, इसकी सबकी नज़र इस पर बनी हुई है और इसको लेकर हम भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। नाम तो तमाम चल रहे हैं मगर बीजेपी अक्सर चौंकाती है। तो क्या बीजेपी चौंकाएगी? क्या कोई एकदम नया नाम महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, या एकनाथ शिंदे फिर से रिपीट होंगे, देवेंद्र फडणवीस क्या मुख्यमंत्री होंगे, या फिर उनको केंद्र में भेजा जाएगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। जवाब जब आएंगे हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप लगातार टीवी 9 डिजिटल से जुड़े रहिए। शुक्रिया।